दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, जहां पर लोमस हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लोमस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं घुसपैठियों के लिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर बिजली सप्लाई की जो पूरी सुविधा है उसको कट कर दिया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, कैसे इनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद क्या कुछ कड़ा प्रावधान है इनकी सजा के लिए? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए दिल्ली नगर निगम 3 सूत्री कार्यक्रम चला रहा है। एक तो आपने देखा था कि स्कूल को किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जब किसी भी नए बच्चे का दाखिला हो तो उनके पूरी तरीके से जो सर्टिफिकेट है उसको जांचा जाए। और साथ ही दूसरी सूत्री की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को भी एक निर्देश दिया गया है कि वो जब किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए तो उसको भी विशेष रूप से देखें। और तीसरी सूत्र की बात करें तो सड़क पे भी आपने देखा है कि कई तरह के लोग रहते हैं और साथ ही कई ऐसे घर तैयार किए गए हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए, उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उसमें कोई रोहिंग्या तो नहीं रह रहा, कोई बांग्लादेशी तो नहीं रह रहा। इस तरह के ड्राइव अब सड़क पे भी चलाए जा रहे हैं। आपने देखा कि यमुना खादर में भी ड्राइव चलाया गया था, वसंत कुंज के उधर भी ड्राइव चलाया गया था। ऐसे ही कई ड्राइव चलाया जा रहा है और लगभग 750 लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके सर्टिफिकेट दिखे जा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का मिलान किया जा रहा है और साथ ही उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आपने आधार और साथ ही वोटर आईडी कहां से बनवाया, कौन ऐसे लोग हैं जो कि इनको मदद कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में, फर्जी आधार कार्ड बनाने में और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में। कई ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम दिल्ली पुलिस साथ ही नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो जानकारी आप दे रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू, हर जगह घुसपैठियों पर एक्शन जारी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब संभल के करने वाले जहां से सनातनी सच सामने आ रहा है। संभल में लगातार यहां एसआई की टीम हर पहलू पर जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अलग अलग चीजें, बावड़ी के बाद कुआं भी मिला, ये जानकारी मिल रही है। और पिछले 5 दिनों से एसआई लगातार जांच कर रही है और बावड़ी की आज भी एसआई जांच करने वाली है, जानकारी मिल रही है। संभल में जो इलाके हैं, चंदौसी और आसपास के इलाके जहां कुएं मिल रहे हैं, कूप और बावड़ियां मिल रही हैं, उन तमाम चीजों को यहां एसआई बारीकी से जांच कर रही है। डीएम ने इसके लेकर पत्र लिखा था और उसके बाद प्राचीन बावड़ी के जो रहस्य हैं वो पता लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है दरअसल वो हरिहर मंदिर है और ऐसे में ये बार बार क्या कहा गया है कि संभल हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और यही वजह कि एसआई अब सच पता करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, संभल में इन दिनों सनातन के हर दिन प्रमाण मिल रहे हैं और इसी को लेकर जब बावड़ी मिली तब से ही वहां पर खुदाई का काम जारी है। एसआई की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है, रहस्य पता करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी दिखाई थी। आज एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह पर पहुंचा है, डीएम खुद यहां पर है, संभल के एसपी संभल के यहां पर है। और देखिए, जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी, आज उसी दरवाजे से जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब अंदर जा रहा है। और काफ़ी प्राचीन ये बावड़ी जो है वो बताई जाती है, बहुत पुरानी है। बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो यहाँ पर आकर ठहरा करती थी। अंदर काफ़ी दरवाजे हैं, पुराना जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर था। और आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि इसको चोर कुएं के नाम से भी जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं। क्यों चोर कुएं का नाम इसको लेकर रखा गया, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी जो सभ्यता है उसको छुपाने की कोशिश और यही कारण था कि नाम बदलकर इसको चोर कुआं रख दिया गया। और अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है और तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर अब की जा रही है, संभव जिस तरीके से चंदौसी में बावड़ी मिली उसके बाद उसके सौंदर्यीकरण, उसकी खुदाई को लेकर काम किया जा रहा है। इस बावड़ी को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है ये 5 मंजिला है, कोई कहता है तो ये 15 मंजिला है। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा है उसको सौंदर्यीकरण को लेकर जो काम किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको अंदर की पहले भी दिखाई थी। आज तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, अंदर पहुंचे हुए हैं और हर संभवतः जिस तरीके से संभल की संस्कृति का जायजा लेने, संभल की संस्कृति को उभारने की बात संभल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी जगहों पर पहुंच रहा है और अब देखना होगा कि क्या सौंदर्यीकरण में इस पृथ्वीराज चौहान की बावली का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।
तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पिछले 5 दिनों से एएसआई की टीम संभल के चंदौसी पहुंची हुई है और वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है उस बावड़ी का जिसको चोर कुआं भी कहा जाता था। आखिर इस तरह का नाम रखने के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए लगातार खुदाई का काम चल रहा है। पहले मशीनों के द्वारा खुदाई की गई, उसके बाद मैनुअली खुदाई की गई, यानी कि फावड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूर और वहां से मलबा हटा रहे हैं और फिर आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसी बावड़ी के भीतर कमरे भी हैं, आला भी हैं, दीवारें हैं। दीवारों पर वो निशान है जो बताते हैं कि सनातन की पहचान है और यहाँ पर सनातन के सबूतों को छिपाने का प्रयास किया गया था। उन्हीं सबूतों को उजागर किया जा रहा है और हर रोज नए रहस्य निकलकर सामने आ रहे हैं। संभल की बावड़ी में कितने रहस्य छिपे हुए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जस का तस बना हुआ है, लेकिन आज 5वां दिन हो चुका है जब एएसआई की टीम रोज पहुंचती है और वहां पर मजदूरों को बताया जाता है कि कैसे किस दिशा में आगे खुदाई का काम करना है। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये आला मिला है और वहां पर वो निशान मिलते हैं, वो चिन्ह मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पहले पूजा पाठ होती थी। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग आते थे, अपनी आस्था से जुड़े हुए जो रीति रिवाज है उनको निभाया जाता था। ये संभल में कभी कुआं, कभी तीर्थ स्थल, कभी मंदिर, कभी बावड़ी, ऐसे ही हर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल ये बड़ा है कि एएसआई की टीम अभी कितने दिन और इस बावड़ी को लेकर निरीक्षण करेगी। अभी क्या कुछ और निकलकर सामने आना है, इसका थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन सख्ती से कदम उठाया जा रहा है ताकि सबूतों के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। और चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं जापान पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जापान पर यहां बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ है, लोग परेशान है क्योंकि साइबर हमले से सब कुछ रुक सा गया है। जापान में एयरलाइंस पर यह साइबर अटैक हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और बहुत बड़ा ये अटैक है जिसे कहा जा रहा है क्योंकि जो सेवाएं हैं विमानों की सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई, काफी समय तक प्रभावित रही। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अब उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं, रिस्टोर किया गया है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा साइबर हमला जापान पर माना जा रहा है क्योंकि उड़ानें कई घंटों तक प्रभावित रही, यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बताएं कि जापान पर देखिए एयरलाइंस का जो पूरा सिस्टम है उसको पूरी तरह से यहां हैक कर लिया गया। बड़ा साइबर अटैक हुआ है जापान पे और ऐसे में लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। जो उड़ानें थी उनका टाइम रिशेड्यूल होने लगा और कंपनी का आंतरिक और बाहरी सिस्टम इससे पूरी तरह से इफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इससे फर्क पड़ा क्योंकि जो फ्लाइट्स थी उनको लेकर जो पूरा सिस्टम था वो क्रैश कर गया और साइबर हमले से ऐसे में टिकटों की बिक्री भी रोकी गई। यात्री बड़ी संख्या में वहां पर एयरपोर्ट पर खड़े रहे, लेकिन अब आपको बताएं अब जाकर इसे रिस्टोर कर लिया गया है और अब जाकर टिकटों की बिक्री शुरू हो पाई। लेकिन काफी लंबा समय ये साइबर अटैक से पूरी तरह से सिस्टम फ्रीज रहे।